हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसेप्टर ऑफ नॉर एड्रीनलिन या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। दोनों का मतलब सेम होता है। ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का और पार्ट 11 वीडियो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट किया था सिंपैथेटिक सिस्टम। इसका मैंने सिंपल डेफिनेशन बताया था। फिर मैंने बताया था कि नॉर एड्रीनलिन कैसे बनता है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था ड्रग्स के बारे में, बताया था कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो सिंपैथेटिक एक्शन कम करती है, मतलब नॉर एड्रेनलिन का लेवल सिनेप्स में कम करती है। तो हम लोगों ने 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, मीटायरोसिन, VMAT2 इनहिबिटर ड्रग्स और गोनिथिटीन। ठीक है, और एक ड्रग्स कोकीन पढ़ा था जो सिंपैथेटिक एक्शन को बढ़ाती है। ठीक है, हम लोगों ने ये लास्ट टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था। तो आज का टॉपिक आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर ऑफ नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। बीटा को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो सबसे पहले हम अल्फा 1 के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अल्फा 2 पे आएंगे। ठीक है, सॉरी बीटा 2 पे आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा 1 हमारा 3 जगह पर प्रेजेंट होता है। क्या? अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन 3 साइड, 3 लोकेशन में प्रेजेंट होता है, एक ब्लड वेसल्स में, एक आई में, एक प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में क्या कराता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, आई में क्या करवाता है? ये मिड्रियासिस करवाता है। अल्फा 1 रिसेप्टर आई में मिड्रियासिस करवाता है। मिड्रियासिस का मतलब डायलेशन ऑफ पिपिल को डायलेट करवाता है। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में क्या करता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ये यूरिन का आउटफ्लो को डिक्रीज करवाता है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखते हैं, यूरेथ्रा के बेसिकली मल्टीपल पार्ट होते हैं। यूरेथ्रा ये हमारा ब्लड है, ये यूरेथ्रा, उसके मल्टीपल पार्ट होते हैं, जिसको हम एक पार्ट को बोलते हैं प्रोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट बोलते हैं। यहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। अगर ये रिसेप्टर यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, अगर ये रिसेप्टर यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो क्या होगा? यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन का आउटफ्लो कम होगा, यूरिन का आउटफ्लो कम होगा। तो अब गाइस लेट सपोज अगर कोई आदमी, कोई पेशेंट BHP का है, BHP का डिजीज का पेशेंट है, तो उसका प्रोस्टेट क्या करता है? ग्रो करता है अंदर बाहर दोनों की ओर। तो ये डायग्राम में देखिएगा, मैंने ग्रीन पेन से प्रोस्टेट को ग्रो करवाया अंदर बाहर दोनों की ओर। ठीक है, तो इसका ल्यूमेन क्या हो गया? और छोटा हो गया। ल्यूमेन क्या हो गया इसका? और छोटा हो गया। ठीक है, अब अगर गलती से इरिटेशन के कारण अगर स्टिमुलेट हो गया अल्फा 1, अगर इरिटेशन के कारण अल्फा 1 स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा? और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? ल्यूमेन एकदम नैरो हो जाएगा। नैरो हो जाएगा तो क्या होगा? मतलब क्लोजी हो जाएगा, मान के चलिए क्लोजी हो जाएगा। ठीक है, तो BHP का जो पेशेंट है उनको यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। मतलब अगर ल्यूमेन क्लोज हो जाएगा तो पेशाब नहीं होगा ना, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, तो यूरिनरी रिटेंशन का होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है? साइज पहले से ही छोटा है और अल्फा 1 साइज पहले से ही छोटा और अल्फा 1 क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम BHP के पेशेंट को हम क्या देते हैं? अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं तब क्या होता है? यूरिन का फ्लो होता है। तो इसलिए BHP में हम अल्फा 1 ब्लॉकर यूज करते हैं। ठीक है, जिससे यूरिन आराम से पास हो सके। ठीक है गाइज, हम अल्फा 1 देख लिया, अल्फा 1 रिसेप्टर देख लिया। अब हम आते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर पर। अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होते हैं? प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो पोस्ट सिनेप्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार देख लेते हैं क्या होता है प्री सिनेप्टिक। ये देखिएगा यहाँ। ठीक, ये हम जितना भी पढ़ रहे थे अभी तक पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे होते हैं, प्री सिनेप्टिक, सिनेप्स से पहले वाला। ठीक, ये प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अब ये हम समझने से पहले एक चीज़ देखते हैं, नॉर एड्रेनलिन क्या होता है? स्टिमुलस मिलता है तो क्या आता है? सिनेप्स में आता है। सिनेप्स में आने के बाद रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हमें सिंपैथेटिक एक्शन मिलता है। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्शन मिलता है। लेकिन ये जो प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर जो प्री सिनेप्टिक होता है, अगर ये स्टिमुलेट हो गया, अगर ये स्टिमुलेट हो गया तो क्या नॉर एड्रेनलिन को नीचे नहीं आने देगा, मतलब ब्रेक लगा देगा। नॉर एड्रेनलिन को सिनेप्स में नहीं आने देगा। अगर सिनेप्स में नहीं आएगा तो ये रिसेप्टर से ही बाइंड नहीं करेगा। रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? सिंपैथेटिक एक्शन नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। समझ में आ गया? तो मान के क्या क्या याद रखना आपको, जब भी अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा? ये ब्रेक लगा देगा, नॉर एड्रेनलिन को नीचे नहीं आने देगा। समझ में आ गया? नीचे नहीं आएगा तो सिंपैथेटिक एक्शन कम मिलेगा। ठीक है, वही देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ, वेन एवर बी स्टिमुलेट अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है, दे इनिबिट द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन को इनिबिट कर देगा, नीचे नहीं आनेगा। ठीक है, एक्चुअली अल्फा 2 आर सिंपैथेटिक रिसेप्टर। अल्फा 2 तो सिंपैथेटिक रिसेप्टर है ही, लेकिन ये इसका फंक्शन क्या है? सिंपैथेटिक एक्शन को रोकना।
सिंपैथेटिक एक्शन रोकेगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे बीटा रिसेप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बीटा रिसेप्टर। ठीक है, बीटा रिसेप्टर 3 टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर। ठीक है, बीटा 1 एंड बीटा 2 हम बाद में देखेंगे, पहले हम छोटा पार्ट देख लेते हैं बीटा 3 रिसेप्टर, क्योंकि हमको इतना ही पढ़ना है बीटा 3 रिसेप्टर के बारे में, और बाकी जो भी बचा कुछ है बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर से। बीटा 3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। क्या करते हैं, लाइपोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट। अगर ब्रेक डाउन ऑफ फैट करते हैं तो हम मोटे लोगों को पतला कर सकते हैं बीटा 3 रिसेप्टर को एडिपोज टिश्यू में स्टिमुलेट करके, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमने आज तक दवाई नहीं बना पाई जो एडिपोज टिश्यू पर वर्क करे। ठीक है, उसी चक्कर में हमने दूसरी दवाई बना ली मीराबैक्रोन, जो ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, बीटा 3 रिसेप्टर एडिपोज टिश्यू में तो होता ही है, कहाँ, और ब्लैडर में ही प्रेजेंट होता है। अगर ब्लैडर में ही प्रेजेंट होता है तो इफ वी स्टिमुलेट बीटा 3 रिसेप्टर विच प्रेजेंट ऑन द ब्लैडर, जो बीटा 3 रिसेप्टर ब्लैडर पर प्रेजेंट है, अगर हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो क्या करेगा, इट रिलैक्स द ब्लैडर, तो ब्लैडर को रिलैक्स करता है। अब हमने देखा कि ब्लैडर को जब रिलैक्स करता है तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज करते हैं। इसलिए हमने एक दवाई बनाई क्या, मीराबैक्रोन, जो ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मीराबैक्रोन का इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है एडिपोज टिश्यू पे। ये किस पर वर्क करता है, सिर्फ ब्लैडर पर ही वर्क करता है। क्या करता है, समझ में आ गया, ओवर एक्टिव ब्लैडर को कम करता है। ठीक है गाइस, जब हम देखते हैं बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट में स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, हार्ट में स्टिमुलेट होता है क्या, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ाएगा और बीपी बढ़ाएगा। ठीक है, हार्ट के अलावा और कहाँ प्रेजेंट होता है, जेजी सेल्स ऑफ किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के अलावा कहाँ प्रेजेंट होता है, जेजी सेल्स ऑफ किडनी में भी प्रेजेंट होता है। तो बीटा 1 इस सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करके क्या होगा, रेनिन को रिलीज करवाएगा। यहाँ पर नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, रेनिन को रिलीज कराएगा। और जब रेनिन रिलीज होगा तो इससे क्या होगा, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बीटा 1 हमको 2 ही जगह पढ़ना था। कहाँ पढ़ना था, एक हार्ट में और दूसरा जेजी सेल्स ऑफ किडनी। बीटा 2 रिसेप्टर पर। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर पर हार्ट और जेजी सेल्स को छोड़कर बाकी सब जगह कौन से होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में, जीआईटी में, ब्लैडर में, ग्लैंड्स में, यूट्रस में, ब्लड वेसल्स में, स्केलेटल मसल्स एंड लिवर में। ठीक है, और सब जगह यहाँ पे क्या करते हैं, ये रिलैक्सेशन करते हैं। ठीक है, लंग्स में अगर बीटा 2 क्या करता है, ब्रोंकोडायलेशन करता है। ठीक है, इसलिए हम अस्थमा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जीआईटी को रिलैक्स करेगा तो क्या हो जाएगा, जीआईटी को रिलैक्स करेगा तो मोटिलिटी कम हो जाएगी। अगर मोटिलिटी कम होगी तो कहाँ यूज कर सकते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मोटिलिटी कम होगी तो। ठीक, ब्लैडर अगर रिलैक्स हुआ तो क्या हो जाएगा, यूरिन का आउटफ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, यूरिन का आउटफ्लो कम हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लैडर में और कौन से रिसेप्टर होते हैं, बीटा 3 भी होते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं ब्लड वेसल्स पे। इसको हम ग्लैंड्स और यूट्रस को हम बाद में देखेंगे, आते हैं पहले ब्लड वेसल्स पे। ठीक है, ब्लड वेसल्स पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स अगर रिलैक्स होगा तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिए, ये जो ब्लड वेसल्स में और कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 भी होते हैं ना, हम लोग को पहले ही पढ़ा। ठीक है, अल्फा 1 भी होते हैं। ठीक है, अल्फा 1 क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेजोडाइलेशन करते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल में 2 सिंपैथेटिक रिसेप्टर हैं, ब्लड वेसल्स में 2 सिंपैथेटिक रिसेप्टर, और दोनों के काम उल्टे हैं। अल्फा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, और बीटा 2 वेजोडाइलेशन कर रहा है। ठीक है, अल्फा 1 वेजो क्या कर रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, अल्फा 2 वेजोडाइलेशन कर रहा है, और दोनों के दोनों सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर है। दोनों क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर है। तो अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो दोनों रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे ना। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो दोनों रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, यानी अल्फा 1 एंड बीटा 2 दोनों होंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी या वेजोडाइलेशन करेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी या स्टिमुलेट होगी। तो इसका आंसर ये है कि इसका डिफरेंट ब्लड वेसल्स पर डिफरेंट इफेक्ट होगा। मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि अगर उस ब्लड वेसल्स पर अल्फा 1 का नंबर ज़्यादा है, मतलब अल्फा 1 अगर 5 नंबर 1 2 3 4 5 है, नंबर ऑफ अल्फा 1 ज़्यादा है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी। ठीक है, अगर किसी ब्लड वेसल्स पे बीटा 2 ज़्यादा है, मतलब बीटा 2 का रिसेप्टर का नंबर ज़्यादा है तो वेजोडाइलेशन करेगी। ठीक है, समझ में आया।
मतलब जहाँ जिस ब्लड वेसल्स पर नंबर ज़्यादा होगा, रिसेप्टर का नंबर ज़्यादा होगा, और अगर अल्फ़ा 1 का नंबर ज़्यादा होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी, अगर बीटा 2 का नंबर ज़्यादा होगा तो वेजो डायलेशन करेगी। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, तो हार्ट और मसल्स में क्या ज़्यादा होता है, बीटा 2 ज़्यादा होता है। हार्ट और मसल्स में बीटा 2 ज़्यादा होता है, किससे, अल्फ़ा 1 से। तो ये कहाँ, ये हार्ट और मसल्स में क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। और स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स में क्या ज़्यादा होता है, अल्फ़ा 1 ज़्यादा होता है। तो अल्फ़ा 1 ज़्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं बीटा यूटेरस के बारे में देखते हैं, ठीक है। यूटेरस अगर बीटा 2 यूटेरस को रिलैक्स करेगा तो क्या हो जाएगा, यूटेरस को रिलैक्स करेगी तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस को हम क्या बोलते हैं, टोकोलाइसिस बोलते हैं। और जो ड्रग यहाँ हम यूज करते हैं टोकोलाइटिक बोलते हैं, ठीक है। जो ड्रग यूज करते हैं हम उसको टोकोलाइटिक बोलते हैं। और यूटेरस को रिलैक्स हम कब करना चाहेंगे, प्री टर्म लेबर में, ठीक है। प्री टर्म लेबर का मतलब क्या होता है, मतलब लेबर पेन बच्चे के मैच्योर होने से पहले अगर स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है। बीटा 2 अगर स्केलेटल मसल्स के स्पिंडल, यहाँ पे स्पिंडल छूट गया है, अगर स्पिंडल्स पे होता है, कहाँ होता है बीटा 2, स्केलेटल मसल्स के स्पिंडल पे होता है। अगर ये बीटा 2 स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, ट्रेमर होने लगता है, ट्रेमर कांपने लगता है, ठीक है। गाइज बीटा 2 हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट नहीं किया, एक लीवर बाकी है, ठीक है। ये लीवर को हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा कंसेप्ट लगने वाला है, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ तक अपना पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं, किसका, सिंपैथेटिक सिस्टम का, और पार्ट 11 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हम कोशिश करेंगे आपके जवाब देने का, ठीक है। थैंक यू।